राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किए। सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहन और सम्मान देना है डिजिटल इंडिया पुरस्कार का मकसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से किया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस शिविर में इस बार देश भर से एनसीसी के 2155 कैडेट्स हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। अमित शाह चाईबासा और कोरबा में भाजपा कोर ग्रुप की बैठकों में भाग लेने के साथ ही जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। घने कोहरे ने थामी सड़क, रेल और हवाई यातायात की रफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस द्वारा अस्थायी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस और यूक्रेनी सेना के बीच गोलाबारी जारी। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस द्वारा किए गए युद्ध विराम को बताया पाखंड। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें हैं 1-1 से बराबरी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किए। सरकार ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कल्पना की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार व डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। DIA 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना है। पुरस्कार समारोह में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहे। In the face of pandemic, our proactive technological interventions help us in pandemic management and ensured operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 710 लड़कियों सहित कुल 2155 कैडेट्स को शामिल किया गया है, जो लगभग 1 महीने चलने वाले इस शिविर में भाग ले रहे हैं। इस शिविर का समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। इस शिविर में भाग ले रहे कैडेट्स में जम्मू कश्मीर के 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 120 कैडेट भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस की रनअप में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य कैडेट्स के व्यक्तित्व कौशल में वृद्धि करना और उनकी मूल्य प्रणाली को मजबूत बनाना भी है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने अनेकता में एकता का परिचय दिया है। Boys and girls, as NCC cadets, you represent India's unity in diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration
despite linguistic, cultural, religious, and geographical barriers. उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। In the NCC, there is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described as the nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere. उन्होंने कहा कि आज भारत उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। We are in Amrit Kaal of our independence. Our Bharat is on the rise as never before. Our nation is now a global destination of opportunity and investment. I urge you all and to everyone else that we take pride in being Indians. We must take pride in being Indians, and we must be proud of our achievements, which on global benchmark in several aspects are commendable and unparalleled. देश भर के कोने कोने से ताल्लुक रखने वाले और 17 निदेशालयों में चयन प्रक्रिया के बाद इस बार के एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में 2155 कैडेट्स दिल्ली पहुंचे हैं। खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ये कैडेट, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में 2155 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ कैडेट पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आपको आरडी कैंप का हिस्सा बनकर? हमारा बेहद पुराना सपना रहा था कि हम भी आरडी करें और आज आरडी 2023 में AIJOH में सेलेक्ट होकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। 6 महीने की मेहनत और हम फाइनली डीजी एनसीसी में खड़े हैं। मेहनत तो बहुत लगी है, कम से कम 6 महीने लगे हैं सर हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, और 3 महीने के कैंप से हम सर यहाँ आए हैं और इतनी खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते सर। बयान करना बहुत मुश्किल है। जो सर हमारे DIs ने हम इतनी मेहनत कराई ना सर, हमें हमारे PI स्टाफ ने, तो सर बहुत खुशी हो रही है यहाँ पहुँच के। क्या सपना था आपका? सर एक ही सपना था, दिल्ली में पहुँचना है और PM सबको सलामी देनी है बस। ये हर NCC कैडेट का सपना होता है कि वो आरडी के परेड का हिस्सा बने। एज अ गार्ड ऑफ ऑनर बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसका बहुत टफ कंपटीशन होता है। हम हर एक में से 3-3 कैडेट्स, आर्मी, नेवी, एयर, इंडिविजुअल सबके 3-3 कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत टफ कंपटीशन के बाद ये गिने चुने कैडेट सेलेक्ट हो पाते हैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। तो सर ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं एनसीसी के इस गणतंत्र दिवस शिविर का हिस्सा बनकर। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए भाजपा इस बार झारखंड के कोल्हान का रण जीतने के लिए पूरी तैयारी से मैदान में उतरने के मूड में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। इसके साथ ही चाईबासा में वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी वैसे संसदीय क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रही है जहां उनको अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन क्षेत्रों में कमल खिलाकर कमाल करने को लेकर गंभीर है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से शंखनाद करेंगे। चाईबासा की पवित्र भूमि पर भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है। झारखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि की बदौलत भाजपा ने साल 2014 के आम चुनावों में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत दर्ज कर विपक्ष को पस्त कर दिया था।
वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए 14 में से 11 सीट जीती, जबकि एक सीट सहयोगी पार्टी आजसू पार्टी के खाते में गई। साल 2014 के आम चुनाव और साल 2019 के चुनावों में फर्क हालांकि यह था कि इस बार सिवुम लोकसभा की सीट भाजपा के हाथ से फिसल गई। अब पार्टी इसी जनजातीय बाहुल्य सीट पर दोबारा परचम लहराना चाहती है। विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे, लेकिन इस बात का एहसास यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दोनों को 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पर जीत नहीं मिली थी, वहां पर 2024 में फतह करने के लिए अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा में वहां पर जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 2024 के लिए उन्हें टास्क सौंपेंगे। संपूर्ण पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के कुछ इलाके में फैले सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट पड़ती है। लिहाजा यह संसदीय क्षेत्र विधानसभा के सफर को भी सुगम बनाने के लिए निर्णायक और महत्वपूर्ण है। भाजपा ने देश के 160 संसदीय क्षेत्रों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा प्रवास योजना के तहत काम शुरू किया है, जिसमें सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र भी एक है। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि सिंहभूम के कुछ बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। श्री शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। तुलनात्मक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि किसकी सरकार बेहतर थी। इसलिए एक बार आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बार बार लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का भी मानना है, यहाँ की जनता का मानना है। हमने हमारी कुछ भूलें हुई होंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी विसात पर शह और मात का खेल संसदीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसलिए पार्टियां एक एक सीट को अपनी ओर करने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। कुल्हान का रन जीतने के लिए इस बार भाजपा ने व्यापक रणनीति बनाई है, ताकि लोगों के दिल को जीतकर चुनाव जीता जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री कोर कमेटी की सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद चाईबासा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं वो चाईबासा में कैंप कर रहे हैं। और ये जनसभा जो हो, इसको लेकर आदिवासी समाज में एक गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी राज बनोहरन और दिलीप बैनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चाईबासा। और झारखंड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आज दोपहर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह कोरबा के माता सर्व मंगला मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। गृह मंत्री कोरबा के ही इंदिरा स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह कोरबा में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जोरों पर है। प्रभावित लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। जोशीमठ में भू धंसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की। किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री आज जोशीमठ जाकर हालात का जायजा लेंगे। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घने कोहरे की चादर दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे की स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक बनी रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर दर्जनों उड़ानें बाधित हुई हैं। कोहरे के कारण रेलवे के परिचालन पर भी प्रभाव पड़ा है। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। वहीं सर्दी में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। असम के गुवाहाटी में चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जानवरों को गर्म रखने के लिए हीटर और अन्य निवारक उपाय किए हैं। चिड़ियाघर कर्मचारियों के अनुसार बाघ और शेर के लिए हीटर, भालू के लिए धान का खैर और पक्षियों के लिए 200 वाट के बल्ब लगाए गए हैं, जिससे सर्दी के बढ़ते कहर से जानवरों को कुछ राहत मिलेगी। और
उत्तर प्रदेश में शीतलहर और ठंड के प्रकोप से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा और गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। सरकार ने बेसहारा और गरीब को ठंड से राहत देने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया है। इन रैन बसेरों में रजाई गद्दों के साथ साथ अलाव की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोग इस शीतलहर में ठंड से बचाव कर सकें। इसके साथ ही योगी सरकार के निर्देश पर रात में नगर निगम के आला अधिकारी इन रैन बसेरों का निरीक्षण कर गरीब और बेसहारा लोगों का हालचाल ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान पर उत्तर प्रदेश में अवैध मीट कारोबार चलाने के आरोप में 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दोनों काफी समय से फरार चल रहे थे। दिल्ली पुलिस की मदद से यूपी के मेरठ पुलिस ने दोनों की एक साथ गिरफ्तारी की है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी 2 बार विधायक रह चुका है। इसके साथ ही वो कई बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। और उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जोरों पर है और जोशीमठ का जो प्रभावित स्थल है उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो प्रभावित लोग हैं उनको अन्य स्थानों पर भेजा गया है। जोशीमठ में जो भू धसाव है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कल शाम देहरादून में कुछ स्तरीय बैठक की थी और आज मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां घटना स्थल पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कितनी बड़ी घटना है ये, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए और खासतौर पर बचाव और राहत के इंतजाम, इसके विषय में बताइए। मुख्यमंत्री दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, क्या ज्यादा जानकारी देंगे आप हमको? देखिए, बिल्कुल राहत और बचाव के काम तो अपने आप चल ही रहे हैं। और निखिल, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं देखने के लिए कि किस तरह की स्थिति है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक करी थी, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और ये कहा था कि यहाँ पर जो इंतजाम है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए। लोगों को जो डेंजर जोन में है उनको सुरक्षित निकाला जाए और इसके साथ साथ ही चूंकि सर्दी का समय है और निखिल कि लोगों को जो परेशानियां हैं वो ज्यादा ना हो उसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। 600 के करीब जो मकान हैं वो इफेक्टेड हैं जोशीमठ में और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम आला अधिकारी, आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और खुद जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो देख रहे हैं उन मकानों को, उन जगहों को जहां पर दरारें आई हैं, क्योंकि 600 के करीब ऐसे मकान हैं जो इफेक्टेड हैं और जिनमें दरारें आई हैं और उन्हीं जगहों को, उन्हीं जगह पर सर्वे करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और समय समय पर दिशा निर्देश है वो भी मुख्यमंत्री उनको दे रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी। हालांकि तमाम जो राहत के काम हैं वो उन्होंने शुरू जरूर कर दिए हैं और जो लोग हैं, क्योंकि 100 के करीब परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल डेंजर जोन में थे, उनको वहां से सुरक्षित निकाल कर सुरक्षित पहुंचाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी बात है कि खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं देखने के लिए और इस समय वो उन जगहों का सर्वे कर रहे हैं। निखिल जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं, उत्तराखंड की सरकार एक्शन में है। जानना चाहेंगे पुनर्वास को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है। आपने बताया कि 100 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान बिल्कुल डेंजर जोन में थे, उनको हटाया गया है। उसके अतिरिक्त जो अन्य मकान हैं उनके लिए क्या कुछ किए जाने की योजना है? क्या कोई फौरी तौर पर जानकारी मिल पाई है? पुनर्वास को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पुनर्वास को लेकर भी लगातार जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि 2000 के करीब ऐसे मकान बनाने के लिए बोला गया है अस्थायी तौर पर कि अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो तत्काल उनको शिफ्ट किया जा सके। और इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी बात है
कि 100 लोगों के लिए अस्थायी इंतजाम किए गए, उन्हें टेंट और दूसरी जरूरत की जो चीजें हैं वो उनके लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की जो असुविधा है वो लोगों को नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था है उसका जो इंतजाम है वो भी तुरंत किए जाने की जरूरत है। अगर मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए भी जो यहाँ पर एयर सुविधा है, जो चॉपर की सुविधा है वो इमरजेंसी मोड पर है। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ ही जो लोग हैं जो प्रभावित हैं, जो खासतौर से डेंजर जोन में हैं, उनको किसी तरह की जो असुविधा है वो ना हो। और 4000 के करीब जो किराए के लिए है उसके लिए भी अनुमोदन कर दिया है कि जो परिवार वहां से निकलकर दूसरी जगह पर रहेंगे उनको 4000 रुपए महीने सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये तमाम जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा लगातार यहाँ पर की जा रही हैं, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं विजुअल में कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देने के लिए। लेकिन बिल्कुल एक्शन में है उत्तराखंड की सरकार। मुख्यमंत्री इस वक्त स्वयं पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे हुए हैं जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर, और हालात का जायजा लेते हुए एक मकान से दूसरे मकान में जाकर के वो जो भी प्रभावित मकान हैं उनकी दरारों को देखते हुए, किस तरह से प्रभावित हुए हैं उनको देखते हुए, आम लोगों से बातचीत करते हुए। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, आपने पुनर्वास की बात की, नगर के पुनरुद्धार कार्य योजना पर भी एक बात हुई थी, क्या उसके लिए भी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि जो स्थिति है कम से कम 500-600 मकानों में, तो कहीं ना कहीं एक बड़े पुनरुद्धार, एक बड़े रीबिल्डिंग की एक जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखिए, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। दो तरह की जो व्यवस्था है, दो तरह की ये कह सकते हैं कि जो काम है वो लगातार किए जाने की जरूरत है। एक तो तुरंत हम किस तरह के जो इंतजाम है वो कर सकते हैं उस पर फोकस किए जाने की जरूरत है, और दूसरे दीर्घकालिक जो उपाय हैं कि हम किस तरह से इस पूरे जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए विशेषज्ञों की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, देख रही है कि आखिर जो दरारें आ रही हैं या जो जमीन धंस रही है उसके पीछे किस तरह के कारण हैं, किस तरह के उपाय किए जाएं लॉन्ग टर्म में कि ताकि इस तरह की जो स्थिति है वो दोबारा ना उत्पन्न हो। और इसके अलावा जो लोग प्रभावित हो गए उनको किस तरीके से उनका पुनर्वास किया जाए, उनके लिए किस तरह की वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो की जाए, उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। तो दो तरह से काम है, और अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपनी एक कमेटी बनाई है जो यहाँ पर देखेगी, जांच करेगी कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण है और हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। तो ये दो तरह के कह सकते हैं कि प्लान है वो सरकार ने बनाए हैं और जिन पर तेजी से काम चल रहा है। निखिल जी, अगर इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहें, जो ये पूरा जो दरार आई है, क्या इसकी मूल वजह बताई जा रही है? भूस्खलन तो एक वजह है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद क्या इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या कोई कार्य योजना या किसी दूसरे तरह की तैयारी, क्या उन पर भी बातचीत हो रही है, कोई आगे की तैयारी? देखिए, कारण इसके कई सारे हो सकते हैं, और जैसा कि मैं बता भी रहा हूं कि जो विशेषज्ञों की टीम बनी है, चाहे जो एक्सपर्ट लोग हैं, इसके अलावा भूगर्भ जो विशेषज्ञ हैं, इसके अलावा वन और जल संसाधन से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, खासतौर से वो लगातार इस क्षेत्र की जो जांच है वो कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो। हालांकि कई सारी चीजें हो सकती हैं कि अगर आप देखें जोशीमठ को, तो जोशीमठ भी जो ग्लेशियर दरका था उसी पर उसका विकास हुआ था, और खासतौर से जो मूविंग स्टोन है, धीरे धीरे पूरे जोशीमठ का जो विकास है वो उसी के ऊपर हुआ। बाद में आपने देखा होगा कि तमाम तरह के निर्माण कार्य हुए, इसके अलावा जो अलकनंदा है वो भी लगातार जो कटाव है वो करती रहती है, उसकी वजह से भी ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। तो हो सकता है कि उसका जो प्रभाव है ये देखने को मिला हो जो घटना सामने आई है, लेकिन जब विशेषज्ञ पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, इसको जांचेंगे, क्योंकि 1976 में भी इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई थी, और मिश्रा कमेटी की एक जो समिति है वो बनी थी, उसने जांच भी करी थी, और उसके बाद अब ये 2023 में इस तरह की घटना सामने आई है। तो निश्चित तौर पर
जो सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर एक रिपोर्ट दें, विस्तृत रिपोर्ट दें और बताएं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर उनको अस्थायी कैंपों में जाना है तो वहां चले जाएं, अगर उनको किराए के मकान में जाना है तो उनके किराए का इंतजाम सरकार के द्वारा वो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर तेजी से जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री उन कामों का भी जायजा ले रहे हैं और इसके अलावा उस जगह को भी देख रहे हैं जो प्रभावित हुई है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्यमंत्री उसका जायजा ले रहे हैं लगातार, जिसको कहना चाहिए ग्राउंड जीरो पर जोशीमठ में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। नीरज, आप इसको देख पा रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से लोगों के मुश्किल घड़ी में जो सरकार उनके द्वार, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण जेस्चर है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट हो और जो सरकार के कर्ता धर्ता हैं वो स्वयं आपके पास आए। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं किस तरह से लोगों को गले लगाकर मुख्यमंत्री उनके साथ संवाद स्थापित करते हुए, उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए, उनको भरोसा देते हुए, एक आश्वासन देते हुए, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी कहानी अपने आप में स्वयं बयां करती है। नीरज, बिल्कुल बयां करती है। और देखिए, नेतृत्व इसी को कहते हैं कि जब आप जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वो जनता अगर परेशान रहती है और नेतृत्व करता अगर वो जनता के बीच में जाता है, उनकी सुख और दुख है उसमें उनके साथ खड़ा रहता है, उनकी परेशानी में सबसे आगे बढ़कर जो काम है वो करता है, तो निश्चित तौर पर उसका जो असर है वो दिखाई भी देता है। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि जो विजुअल आप देख रहे थे कि एक बच्चे को गले लगा रहे थे और उनके जो परिजन हैं उनसे पूछ रहे थे आखिर किस तरह की स्थिति है, किस तरह की परेशानी है और जो सरकार है वो क्या इन लोगों के लिए कर सकती है, कितना बेहतर कर सकती है। क्योंकि ये भी एक कह सकते हैं कि दुर्गम इलाका है और सर्दी का जो समय है वो भी चल रहा है, तो लोगों को किस तरह से सुरक्षित रख सकें इसका भी जो इंतजाम है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि अस्थायी इंतजाम किए गए हैं लोगों को। आपने अस्थायी इंतजाम की बात की, किसी दीर्घकालिक योजना की बात, नीरज, किसी दीर्घकालिक योजना की बात आपने बताया कि इस पर विशेषज्ञों की टीम है, जांच हो रही है, बहुत सारे इसमें पहलू हैं, साथ ही साथ दीर्घकालिक योजना पर भी काम हो रहा है। देखिए, बिल्कुल दीर्घकालिक योजना पर भी काम हो रहा है, क्योंकि केवल आप या कह सकते हैं कि एकदम तुरंत की किसी योजना पर काम करके इस पूरे इलाके को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगह जगह से अगर जमीन दरक रही है, दरारें पड़ रही हैं, तो भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो भविष्य में। और न केवल जोशीमठ की हम बात करें या उत्तराखंड के किसी दूसरे इलाके में इस तरह की स्थिति ना हो, तो उसके लिए भी एक दीर्घकालिक जो प्लान है उस पर काम करने की जरूरत है, ताकि दूसरे इलाके के लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो और जो मठ का जो स्वरूप है वो भी बरकरार है। आप अगर देखें कि जोशीमठ को एक तरह से प्रवेश द्वार कहा जाता है बद्रीनाथ का, इसके अलावा हेमकुंड साहिब का और औली का, और बड़ी संख्या में न केवल टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं बल्कि धार्मिक जो पर्यटन है उसको लेकर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक दीर्घकालिक योजना है, उसको भी बनाए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में जो जोशीमठ है उसका जो स्वरूप है वो बरकरार रहे और यहाँ पर जो लोग हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो उसके लिए भी एक दीर्घकालिक प्लान है, उस पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। निखिल, हम देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि जो तमाम आम लोग हैं वो मुख्यमंत्री से लगातार मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि राज्य के मुखिया उनके बीच में पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार आपके द्वार पर है, तो कहीं ना कहीं वो जो अपनी बात है वो भी मुख्यमंत्री से कह रहे हैं अपने मुखिया के तौर पर, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार ढांढस दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, अपनी बात कही जा रही है, इस बात के लिए आश्वस्त किया जा रहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए, बिल्कुल आश्वस्त किया जा रहा है और सरकार उनके साथ खड़ी है। आपने देखा भी है कि कल एक लंबी बैठक उन्होंने ली, यहाँ के जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन के तमाम जो अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ के जो डीएम है
वो उस बैठक से जुड़े हुए थे और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए और आज भी जनता के बीच में पहुंचे हैं, उन लोगों के बीच में पहुंचे हैं जो जिनको पिछले कुछ दिनों से परेशानियां हो रही थी। उन परेशानियों को हल करने के लिए अधिकारियों की टीम उनके साथ चल रही है। समय समय पर वो दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग प्रभावित हैं उनको किस तरीके से यहाँ से सुरक्षित निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो डेंजरस जोन में है उनके लिए किस तरह के जो वैकल्पिक इंतजाम है वो किए जाएं। भविष्य में चूंकि 600 के करीब जो मकान है जिनको कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुए हैं, तो वहां पर जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं और सर्दी के समय में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो उसका भी जो इंतजाम है वो किया जाए। इस तरह की जो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश भी जो मुख्यमंत्री हैं वो दे रहे हैं लोगों को ताकि परेशानियां कम से कम हो। लेकिन निखिल, हम जानते हैं दुर्गम इलाका है और मौसम की अपनी कह सकते हैं कि कुछ मजबूरियां होती हैं। कभी भी इस इलाके में जो टेम्परेचर है वो माइनस तक पहुंच जाता है। तो उस स्थिति में ये लगातार काम करना ये भी एक बड़ी चुनौती है यहाँ की सरकार के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए। लेकिन प्रशासन का ये कहना है और खुद मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंच रहे हैं उनका भी जो जिस तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं ये कहना है कि यहाँ जो लोग प्रभावित हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल, जो भी लोग प्रभावित हैं उनका साथ नहीं छोड़ा जाएगा, उनका हाथ थामे हुए सरकार नजर आती है। किसी तरह की आर्थिक सहायता, कोई मुआवजा ऐसे लोगों को जो इससे प्रभावित हुए हैं, क्या इसकी भी कोई कार्य योजना है? फिलहाल जो आपने पुनर्वास की बात बताई उसको भी हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। देखिए, बिल्कुल कार्य योजना है। सबसे पहले तो जो लोग डेंजरस जोन में है, जो जिनके मकान बिल्कुल रहने लायक नहीं है, उन लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। उनके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा जो लोग किराए के मकानों में रहना चाहते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनको 4,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार सरकार की तरफ से 6 महीने तक दिया जाएगा और तब तक जो सरकार है वो वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसका जो इंतजाम है वो कर लेगी। तो इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं प्रशासन को और प्रशासन उस पर तेजी के साथ जो काम है वो भी कर रहा है। और इसके अलावा 2000 के करीब ऐसे मकान बनाने के लिए बोला गया है ताकि जो लोग हैं जिनको डेंजरस जोन से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना है वहां पर वो लोग रह सकें, उसके लिए भी जो इंतजाम है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में अगर किस तरीके से पुनर्वास किया जाएगा जो दीर्घकालिक योजना के तहत, तो उस पर भी जो काम है वो निखिल सरकार कर रही है। जी, एक बात और सामने आती है, कुछ सड़कों पर भी दरारें आई हैं, ये भी देखने में आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखना पड़ेगा, नए सिरे से तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करना पड़ेगा अगर जरूरत लगती है तो। उसके लिए भी कोई कार्य योजना है? देखिए, बिल्कुल उसके लिए भी कार्य योजना है। अभी तो अगर हम देखें तो एनटीपीसी और इसके अलावा अहलंग में जो काम चल रहा था विकास का काम उसे रोक दिया गया है और अभी पूरा फोकस इसी बात पर है कि जो लोग अभी जिन घरों में रह रहे हैं जहां पर दरारें हैं उनको सुरक्षित निकालकर उनको एक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। अब विकास के कामों को लेकर भी एक योजना है, उस पर फोकस करने की जरूरत है कि किस तरीके से यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दरारें पड़ी हैं, जिस तरीके से पानी निकलकर जमीन से आया है तो वो अपने आप में चिंताजनक है और उसी के लिए विशेषज्ञों की एक जो टीम है वो बनाई गई है। 2 कमेटियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की, जो इस पर अपनी राय देंगी और उसके बाद भविष्य की रणनीति पर काम किया जाएगा। निखिल जी, सेना के जवानों को यह कहें कि सेना से संबंधित जो लोग हैं उनके परिवार भी कुछ हैं वहां पर, उनको भी निकाला गया है। उसके अलावा सेना के विशेष संदर्भ में अगर बात की जाए तो वो भी सजगता एक बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के भी कुछ जानकारी आप देंगे? रक्षा मंत्रालय को भी इसके संबंध में जानकारी दी गई है?
देखिए, बिल्कुल सतर्कता बढ़ती जा रही है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो निखिल, आपको भी पता है कि हर दूसरे घर में एक फौजी है, वो रहता है। हर दूसरे घर में व्यक्ति है जो सेना में रहता है। तो निश्चित तौर पर अगर ये 600 के करीब जो मकान है जिनमें दरार आई है, तो उसमें सेना से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी प्रभावित हैं, और उनके लिए भी वैकल्पिक इंतजाम है। सेना मौजूद है यहाँ। इसके अलावा आपदा जो प्रबंधन की टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ साथ। और इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी के लिए यहाँ पर इमरजेंसी जो टीम है वो भी अलर्ट पे है, चाहे डॉक्टरों की टीम हो। इसके अलावा अगर यहाँ से लोगों को निकालना हो उसके लिए भी आपदा प्रबंधन की टीम है, वो भी जो अलर्ट है उस मोड पर है, मौजूद है। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं वो निखिल किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जो नुकसान है वो कम से कम हो, और जो लोग हैं जो अभी भी डेंजरस जैसी जगहों पर रह रहे हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। जी, मौसम एक बड़ी चुनौती है। जो जिस तरह का सर्द मौसम है वो एक बड़ी चुनौती है, और जिन लोगों को पुनर्वास जिनका किया जा रहा है, ये कहा जाए कि फिलहाल फौरी तौर पर उनको किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए दवाई समेत तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना कितनी बड़ी चुनौती है, उसको कैसे पूरा किया जा रहा है नीरज? देखिए, मौसम की चुनौतियां तो इस इलाके में हमेशा से ही रहती हैं। लोग अवेयर भी हैं उस चुनौती से निपटने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरह का मौसम यहाँ पर रहता है। लेकिन सरकार की तरफ से बात करें, जैसे दवाइयां हैं, मेडिकल टीम में जिक्र कर रहा था निखिल आपको कि उसको लेकर पहले से ही जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली गई है, ताकि किसी तरह की अगर इमरजेंसी हो तो तत्काल जो लोग हैं उनका इलाज किया जा सके। तो इस तरह के जो इंतजाम है वो सरकार के द्वारा किए गए हैं निखिल, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया जाए, क्योंकि जो डेंजरस जोन में थे उनको तो निकाल लिया गया, लेकिन जो दूसरे इलाकों में जो लोग हैं, खासतौर से जिनके मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक, बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री इस वक्त पुष्कर सिंह धामी, और बच्चों को भी आश्वासन देते हुए, ढाढ़स देते हुए, बधाते हुए। जिस तरह से मैंने आपसे प्रश्न भी किया कि बच्चों के लिए विशेष एक कहीं ना कहीं लगता है कि इस ठंड के मौसम में जब कहीं ना कहीं जो राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं, और किसी दूसरे स्थान पर जिन घरों को खाली कराया गया है उन बच्चों की स्थिति क्या है। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे बच्चों से भी मिल रहे हैं, सिर्फ घर के बड़ों से या वयस्कों से ही उनकी मुलाकात नहीं है, बल्कि बच्चों को भी वो ढांढस दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल न केवल बच्चे, बुजुर्ग, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं, सभी से जान रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि एक बड़ी कह सकते हैं कि आफत है, और इस आफत को कैसे दूर किया जा सकता है, किस तरीके से जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी बनी हुई है। और दूसरी, देखिए, सबसे निखिल अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद उनके बीच में पहुंचे हैं, उनसे ही उनकी परेशानियां जान रहे हैं। नीरज, हम आपको रोकना चाहेंगे, शायद हम कुछ मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, उनको हम सुनने की कोशिश करें, अगर ऑडियो हम तक मिल सके। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए, और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है, सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ठंड का मौसम है, और इस ठंड के मौसम में काफ़ी
ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें, उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी जो कि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि मॉनसून से पहले जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारे टारगेट्स हैं, उसको पूरा करना है। चाहे वो रोपवे का प्रोजेक्ट जो चल रहा है जोशीमठ से औली के लिए, उसको भी ठीक करना है, क्योंकि इस विपदा के समय में तमाम सारी चुनौतियां सामने आ गई हैं। जो मौसम है वो बेहद सर्द है और ऐसे समय में जो पुनर्वास का कार्य है उसको वो भी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल जो परिवार जिनको वहां से हटाया गया है, विस्थापित किया गया है, उनको सही ढंग से जो सारी सुविधाएं हैं वो मिल सके, ये एक बड़ी चुनौती है। और उसके बाद जब पुनरुद्धार का कार्य चलेगा तो जो तमाम मकान जो बेकार हो गए हैं या जो रहने लायक नहीं रहे हैं, उनको किस तरह से कहां दूसरी नई जगह दी जाएगी, नई जमीन दी जाएगी, उसको भी चिन्हित किया जाना शेष है। तो तमाम सारा कार्य है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो दुख और पीड़ा है उसको दूर करना, जो लोग वहां पर जिनके मकान एक तरह से कहा जाए कि रहने योग्य नहीं रह गए हैं, जिनको वहां से हटाया गया है, उनको जो फौरी तौर पर जो राहत है वो दी जा रही है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये तमाम सारी बातें हमने सुनी कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी जो फौरी राहत है उस पर सारा फोकस किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस सर्द मौसम में पीड़ित प्रताड़ित ना हो, इस बात की सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है और जो फौरन राहत है वो पहुंचाई जा सके, उसके लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। पुनर्वास के बारे में एक बार फिर हम चाहेंगे कि विस्थापितों को कहां रखा गया है, क्या कुछ उनके लिए सुविधाएं दी गई हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनको विस्थापित किया गया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, 100 से ज्यादा जो परिवार हैं जो डेंजरस जोन में थे, उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहां पर उनके रहने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो उन लोगों के लिए वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा 2000 से ज्यादा जो वैकल्पिक जो इंतजाम है, खासतौर से मकान बनाने की अगर बात है तो उस पर भी जो तेजी से काम है वो चल रहा है। इसके अलावा जो लोग जो प्रभावित हैं, क्योंकि 600 के करीब ऐसे घर हैं जो प्रभावित हैं, तो उन लोगों से भी ये कहा गया है कि वो कहीं पर भी किराए पे मकान ले सकते हैं। सरकार 6 महीने तक उनका किराया देगी और तब तक वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो तैयार कर ली जाएंगी। तो इस तरह के जो इंतजाम है वो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। नीरज, हम आपको रोकना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये जो तस्वीरें हैं जोशीमठ की, ये विमान के द्वारा ली गई तस्वीरें हैं। ऊपर से जो एरियल व्यू होता है और मुख्यमंत्री इस वक्त हेलीकॉप्टर में अपने सवार हैं और ये जो एरियल व्यू है ये देखा जा सकता है, उसकी सिचुएशन, ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो है वो आराम से समझी जा सकती है, किस तरह से पहाड़ियों पर बसा हुआ है ये शहर जोशीमठ और किस तरह से भूस्खलन के बाद में, या जो आप सारे कारण बता रहे थे, दरअसल देखिए किस तरह से पहाड़ियों के बीच में ये पूरा शहर बसा हुआ है और एक जो दरार दरअसल कहीं ना कहीं मकानों में आनी शुरू हुई, उसकी वजह जो भूस्खलन रहा है या जमीन धंसने की वजह रही है, चाहे अंदर पानी जाने की वजह रहा हो या जो भी रही हो, तो एक घनी बसावट कम से कम कुछ एरिया में दिखाई पड़ रही है और ये एक वैली के तौर पर ये देखा जा सकता है। ऊपर से जो एरियल व्यू है उससे काफी कुछ समझा जा सकता है। इसका जो भौगोलिक एक तरह से नक्शा है, जो भौगोलिक व्यू है वो समझा जा सकता है। ठीक। और नीरज, अगर हम पुनर्वास की जो बात कर रहे थे
दरअसल पुनर्वास भी अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण होगा इस सर्द मौसम में, और जिस तरह के ये मकानों के व्यूज जो आप देख पा रहे होंगे, कम से कम काफी बड़ी घनी बसावट के लोग हैं, और ऐसे में जो 100 परिवार जिनको आप कह रहे हैं कि जिनका पुनर्वास किया जाएगा, किस तरह से चुनौतियां उनके पुनर्वास में या फौरी तौर पर जो उनको सहायता दी जा रही है, बच्चे हैं, बुजुर्ग होंगे, इस ठंड में कितना चुनौतीपूर्ण है ये। नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता नीरज सिंह से तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, नीरज से थोड़ी देर में हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक घनी बसावट के साथ में ये पूरी बस्ती जो देख रहे हैं, ये जोशी मठ की तस्वीरें हैं, जिसकी एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं। और ये हवाई तस्वीरें जिसको कहना चाहिए एरियल व्यू है, और हवाई सर्वे भी साथ साथ जारी है। मुख्यमंत्री ने अभी यहाँ दौरा किया है, और उसके बाद जो वो इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो एक पूरी बड़ी आबादी इससे प्रभावित हुई है, कहाँ तक इसका जो जिसको कहना चाहिए कि हिट है वो कहाँ तक पहुंचा है। और कम से कम जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज सिंह बता रहे थे कि 600 मकान ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। इस पूरे कस्बे का एक हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जोशी मठ के बसावट को अपने आप में दर्शा रही हैं। किस तरह से घनी बसावट के साथ एक छोटी सी जगह पर ये पूरा कस्बा बसा हुआ है। पहाड़ों पर जिसको कहते हैं कि सीढ़ी नुमा घर एक के बाद एक तमाम जगहों पर बने हुए हैं, और बेहद घनी बसावट के बीच में जहां भूस्खलन का जो प्रभाव है वो अधिक से अधिक रहा है, और छोटे से भूस्खलन या जमीन धंसने के जो मामले आए हैं उसमें कम से कम 600 घर प्रभावित हुए हैं। 100 घर ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और उसमें वो रहने योग्य नहीं रह गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जोशी मठ पहुंचे, और उन्होंने पूरी जो ये घटना है और जो घटना स्थल है उसका जायजा लिया, घर घर गए, लोगों से मुलाकात की, और लोगों को ढाढ़स दिया, इस बात का आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको अकेला छोड़ा नहीं जाएगा। कम से कम 100 ऐसे घर हैं, 100 ऐसे परिवार हैं जिनको पुनर्वास किया गया है, जिनका विस्थापन किया गया है, और उनको नई जगह पर ले जाया गया है। कुछ ऐसे लोग जो वहां से स्वयं छोड़कर जाना चाहते हैं, उनको किराए के लिए भी धनराशि मुहैया कराई गई है। और इसके अलावा इस पूरे एरिया में एक नया जो नगर पालिका क्षेत्र में सभी निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से तो रोका ही गया है, लेकिन जो नया एक पुनरुद्धार कार्य है उसके लिए भी एक बड़ी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य के में इन चीज़ों को बेहतर तरीके से डील किया जा सके। और ये जो कम से कम 600 मकान हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनको कहीं और पुनर्स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी फिलहाल फौरी तौर पर इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, उनको कम से कम दिक्कत हो, उनको पुनर्वास किया जाए, उनको विस्थापित जो है उनकी अभी देखभाल ठीक ढंग से हो सके, क्योंकि मौसम बेहद सर्द है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, और जोशी मठ का जो इलाका है ये बेहद सर्द इलाकों में है यहाँ के, और ये समझा जा सकता है एक काफ़ी ऊंचाई पर स्थित ये इलाका है, और ऐसे में जो सर्दी है उसका प्रभाव भी यहाँ पर ज़बरदस्त है। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में सरकार सामने आई है, जिसको कहना चाहिए कि सरकार लोगों के द्वार पर है। मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं, बच्चों से, बूढ़ों से, जवान से, सभी से उन्होंने मुलाकात की है, घर की महिलाओं से मुलाकात की, उनको आश्वस्त किया, उनको ढाढ़स दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, और हर मुश्किल वक्त में सरकार उनका साथ निभाएगी। फिलहाल जो आज ये पूरा आकलन किया गया है, इसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने स्वयं बताया कि एक बड़ी कार्य योजना के तहत जमीन चिन्हित की जाएगी और एक पुनर्वास किया जाएगा लोगों को एक कहीं ना कहीं नए घर उनके लिए विकसित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, और उनको नए घर दिए जाएंगे। साथ ही साथ किस तरह से इस नगर को और सुरक्षित किया जा सके, इस तरह की जो भूस्खलन की या जमीन
धंसने की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को रोका जा सके, उसके लिए भी एक विशेषज्ञ की टीम है कि क्या ऐसी जगहों से बचा जा सकता है या क्या इस पर किसी तरह की कोई रोक लगाई जा सकती है। इस पर भी एक जांच टीम गठित की गई है, विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है जो इस बात की जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो आम नागरिक हैं उनको कम से कम तकलीफ हो और उनके साथ सरकार खड़ी नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जोशी मठ में मौजूद रहे और उन्होंने घर घर जाकर के उन तमाम दरारों को देखा, उन घरों को देखा जो इससे जिनका नुकसान हुआ है। लोग बहुत भावुक भी थे, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की, लोगों की पीठ पर हाथ रखा, लोगों को गले लगाया और इस बात के लिए आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा इस मुश्किल के वक्त में। कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जिनका विस्थापन किया गया है और उनको एक नई जगह पर लेकर जाया गया है क्योंकि जो घर हैं वो रहने योग्य नहीं रह गए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो छोड़कर जाना चाहते थे और जो किसी किराए के घर में रहना चाहते थे, तो सरकार ने उसके लिए भी उनको एक निश्चित राशि मुहैया कराई है कि वो किराए के मकान में जाकर रह सके फौरी तौर पर। इसके साथ ही साथ एक विस्तृत और एक बड़ी कार्य योजना बनाई जा रही है। जिस तरह की मुख्यमंत्री ने स्वयं बताया कि जमीन चिन्हित की जाएगी और इन तमाम जो घर हैं उनको एक नई योजना के तहत, नई कार्य योजना के तहत पुनर्वास उनका प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक जिसको कहना चाहिए कि एक्शन मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जिसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने से आकर पूरी इस स्थिति को न सिर्फ नजर रख रहे हैं बल्कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन का जायजा भी ले रहे हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।